तो हम कार्बनिक यौगिकों का विश्लेषण और शुद्धिकरण पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने देखा कि कार्बनिक यौगिकों का शोधन कैसे किया जा सकता है। किसी भी कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन करने के लिए उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करना आवश्यक है। तो विभिन्न विधियों के माध्यम से हमने उसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को देखा, लेकिन ये शुद्ध रूप से प्राप्त हुआ है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसके लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को जांचते हैं। किसी भी कार्बनिक पदार्थ की, किसी भी अकार्बनिक तत्वों की हो चाहे कार्बनिक तत्वों की हो, पदार्थों की हो, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है और जो सिर्फ उसी की होती है और उसे हम चारित्रिक विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसी तत्व, उसी यौगिक की होती है। तो वो क्वथनांक और गलनांक होते हैं। इसके अलावा अन्य भी हैं। तो क्वथनांक और गलनांक का अगर हम उस यौगिक का टेस्ट करते हैं तो हमको ये मालूम चल जाता है कि वह तत्व शुद्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्वथनांक एवं गलनांक के परीक्षण के द्वारा उपकरणों के माध्यम से हम उन कार्बनिक पदार्थों का क्वथनांक ज्ञात कर लेते हैं अथवा गलनांक ज्ञात कर लेते हैं। और वो क्वथनांक और गलनांक जब हम देखते हैं कि वो उसी यौगिक के समान आया है तो हम ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वो तत्व, वो यौगिक शुद्ध है। अब जब यौगिक शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो गया है तो हमको अब उसका कंपोजिशन ज्ञात करने की जरूरत होती है, संगठन, कि वो किससे बना है, उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। तो अब हम उन तत्वों का परीक्षण करेंगे और ये जो परीक्षण हम करते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं मात्रा कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक परीक्षण। गुणात्मक परीक्षण गुणात्मक परीक्षण के अंतर्गत हम उन तत्वों की जांच करते हैं जिनसे कि हमारे कार्बनिक यौगिक बने हैं। तो कार्बनिक यौगिक किन तत्वों से बने हुए होते हैं? इनमें कौन से तत्व अनिवार्य रूप से मौजूद रहते हैं? पहला, कार्बन। सभी कार्बनिक यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। इसके अलावा दूसरा तत्व जो मौजूद होता है वो होता है हाइड्रोजन। हालांकि कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 में हाइड्रोजन नहीं होता। इसके अलावा बहुत अन्य तत्वों में, अन्य यौगिकों में हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन ये समझ लीजिए कि उसके कार्बनिक यौगिक के अनिवार्य हिस्से हैं, अनिवार्य अवयव हैं। इसके अलावा उस कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हैलोजेंस हो सकते हैं जिसे हम X से शो करते हैं। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। इसके अलावा फास्फोरस हो सकता है। तो इस प्रकार हम ये सब तत्व उसमें है कि नहीं, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास एसिटिक एसिड है तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। तो इसमें एक तत्व कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो ये सिर्फ इन दो तत्वों से बना हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास एनिलीन हो C6H5NH2 तो हम देखते हैं कि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और एक और तत्व क्या मौजूद है? नाइट्रोजन। तो हमें पता कैसे चले कि हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक मिला हुआ है वो हाइड्रोजन और कार्बन से ही बना है या उसमें कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी है या सल्फर भी है या और भी कुछ तत्व मौजूद हैं? तो इन सब की जानकारी हमको कार्बनिक यौगिकों के गुणात्मक परीक्षण के द्वारा प्राप्त होती है। तो हम 1 by 1 ये देखेंगे कि इन तत्वों की पहचान हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन का पहचान देखते हैं। चूंकि सभी कार्बनिक तत्व कार्बन से बने होते हैं इसलिए कार्बन की अलग से परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती और हम कार्बन और हाइड्रोजन का एक साथ परीक्षण करते हैं। तो ये परीक्षण हम इस प्रकार करते हैं।
एक चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब है या एक सिलेंडर नुमा एक पात्र है जिसे हम स्टैंड में कस लेते हैं। इसमें हम पदार्थ के साथ में कॉपर ऑक्साइड का 1:4 का मिश्रण ले लेते हैं। इसे गर्म किया जाता है। कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करते हैं और कार्बनिक यौगिक में मौजूद कार्बन कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इसमें मौजूद हाइड्रोजन अभिक्रिया करके H2O यानी पानी जलवाष्प बनाता है। अगर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हैं तो जरूर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी पानी बनेगा, और अगर ये दोनों बनेंगे तो वो इस निकास नली के द्वारा निकलेंगे और उन्हें हम गुजारते हैं कैल्शियम क्लोराइड, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड अथवा कॉपर सल्फेट, निर्जल कॉपर सल्फेट में से, और यहां से होता हुआ वो एक पात्र में इकट्ठा करते हैं उसे हम लोग, और जिसमें भरा रहता है चूने का पानी। चूने का पानी का सूत्र है कैल्शियम, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अब यदि इसमें पानी है, हाइड्रोजन है, तो वो पानी बनाएगा, H2O बनाएगा। और H2O की प्रॉपर्टी क्या होती है, निर्जल जो कॉपर सल्फेट है वो रंगहीन होता है, परंतु अगर इसमें नमी आ रही है, वाटर वेपर आ रही है, तो उसे अवशोषित कर लेता है और वो नीले रंग में बदल देगा। कॉपर सल्फेट को किस में बदल देता है, वो नीले रंग में। और अगर वो नीले रंग में बदल रहा है इसका मतलब हाइड्रोजन है, क्योंकि तभी पानी बना है, ठीक है। और यदि इसमें कार्बन है तो अवश्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में प्रवाहित करने पर उसे दुधिया कर देती है। तो ये रंगहीन विलयन जब कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आकर दुधिया हो जाता है तो उसका दुधिया होना कार्बन डाइऑक्साइड की पुष्टि करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा तत्व मौजूद है, कार्बन, तो ये कार्बन की पहचान कराता है। और यदि कॉपर सल्फेट नीला हो गया है तो वो पानी के कारण है, और पानी में मौजूद हाइड्रोजन तत्व की उपस्थिति का ये पुष्टि करता है। तो इस प्रकार हम इस अभिक्रिया को यहां देखते हैं। कार्बन कॉपर ऑक्साइड के साथ में कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, और ये दोनों हमारे पदार्थ में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर और पानी, वाटर बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में जाकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो कि चूने के पानी को दुधिया कर देता है। और कार्बन की पुष्टि होती है। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन जो अभिक्रिया के बाद में पानी में कन्वर्ट हो गया है, H2O में कन्वर्ट हो गया है, वो कॉपर सल्फेट जो निर्जल है, रंगहीन है, इसमें ये पानी के अणु मिलते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है वो उसे, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, एक युगात्मक लवण बना लेता है जिसमें पानी के अणु जुड़े हुए रहते हैं, और ये नीले रंग का होता है। इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन तत्व की पुष्टि होती है।
अगर ये दोनों उसमें मौजूद हैं तो उसके बाद हम तीसरे तत्व की पहचान करते हैं और देखते हैं कि इसके क्या सिर्फ यही है। जैसे अगर मीथेन होता, इथेन होता, प्रोपेन होता, ब्यूटेन होता, ये जितने भी एल्केन्स हैं तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, तो आपको उसमें तीसरे तत्व की उपस्थिति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एल्डिहाइड है तो उसमें CHO ग्रुप, एल्डिहाइड का CHO ग्रुप उसमें क्रियात्मक समूह के मौजूद होगा, तो जरूर उसमें ऑक्सीजन भी होगा। यानी हमको समस्त तत्वों की पहचान करके इस नतीजे पे पहुंचना होता है कि ये यौगिक बना कितने तत्वों से है। उसके बाद हम उसके आणविक संरचनाओं में जाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन तत्व की पहचान के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की पहचान कैसे करते हैं। ऑक्सीजन की पहचान के लिए कोई पृथक से विधि नहीं है। ऑक्सीजन की पहचान के लिए ये माना जाता है कि जो कार्बनिक यौगिक है वो जितने भी अन्य तत्वों से बना हुआ है उसकी अगर समस्त तत्व उसमें ज्ञात कर लेते हैं। अगर जैसे कोई कार्बनिक यौगिक है उसमें जितने भी तत्व मौजूद हैं उनकी उपस्थिति के बाद भी अगर कुछ मात्रा उस पदार्थ की बच जा रही है तो वो जरूर ऑक्सीजन की होगी। इसका अप्रत्यक्ष विधि से हम इसका निर्धारण करते हैं। जैसे कि कार्बन की मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, सल्फर की मात्रा, अगर ये विभिन्न तत्व मौजूद हैं तो इनकी मात्राओं का हम निर्धारण कर लेते हैं। जब इनकी मात्राओं का निर्धारण करने के बाद भी यौगिक कुछ ज्यादा मात्रा में बचा हुआ है तो हम ये मानते हैं कि वो शेष मात्रा किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा का परीक्षण हम क्रियात्मक समूह परीक्षण से ही कर लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम इसका सीधे परीक्षण नहीं करते बल्कि हम क्रियात्मक समूह परीक्षण करते हैं। और क्रियात्मक समूह परीक्षण में ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले समूह का परीक्षण करते हैं। अगर उस समूह जिसमें कि ऑक्सीजन मौजूद है वो पाया जाता है तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ऑक्सीजन मौजूद है। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन होता है वे हैं अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, एल्डिहाइड समूह, कीटोन, ईथर, एल्कोहल। ये जो समूह हैं इनमें ऑक्सीजन मौजूद है, इसके अलावा अन्य भी हैं। तो अगर इनकी मौजूदगी है तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उसमें ऑक्सीजन है। इनके परीक्षण के लिए और अन्य विधियां हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का परीक्षण हम अप्रत्यक्ष विधि से करते हैं। ऑक्सीजन के परीक्षण के बाद में अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन का परीक्षण। कार्बनिक यौगिक में एक गुण पाया जाता है कि ये सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजी यौगिक बहुत अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते, जबकि अकार्बनिक यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है वे अधिक क्रियाशील होते हैं। तो अगर सहसंयोजी प्रकृति के होने के कारण कार्बनिक यौगिक तेजी से अभिक्रिया नहीं करते और इस वजह से उनका परीक्षण करने में मुश्किल होती है। तो यहां पर हम इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक में बदल दिया जाए, और ये हम करते हैं लेसेग्ने टेस्ट से। लेसेग्ने परीक्षण हम इस सहसंयोजी कार्बनिक यौगिक को आयनिक यौगिक में बदल रहे हैं। इसके लिए हम इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ करते हैं। सोडियम अभिक्रियाशील तत्व है और इसके साथ वो शीघ्रता से जुड़ जाता है और वो एक आयनिक यौगिक में बदल जाता है।
लेस्ने परीक्षण से पहले हम लेस्ने परीक्षण के लिए हमें सोडियम निष्कर्ष बनाने की आवश्यकता पड़ती है, और ये सोडियम निष्कर्ष नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन इन सब के परीक्षण में आगे काम आता है। तो सबसे पहले हम उस प्रक्रिया को देखते हैं कि लेसेग्ने परीक्षण के लिए सोडियम निष्कर्ष बनता कैसे है। इसके लिए हम एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं, जो एक छोटी सी इस साइज की करीब एक कांच की ट्यूब होती है। इसमें सोडियम का मटर के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर का एक टुकड़ा ले लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। सोडियम को हम जानते हैं बहुत अभिक्रियाशील होता है, ये खुले वातावरण में भी नहीं रखा जा सकता, वरना उससे वायुमंडल से नमी से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। तो उसे मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। उसमें से हम सोडियम का कुछ छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और इग्निशन ट्यूब में डालते हैं और उसे थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो ये तुरंत पिघल जाता है। इसे कम आंच में धीरे से गर्म करा जाता है। फिर इसमें जो कार्बनिक पदार्थ का हमें परीक्षण करना है उस कार्बनिक यौगिक को मिलाया जाता है। उसमें थोड़ी सी मात्रा कार्बनिक यौगिक की उस इग्निशन ट्यूब में डालते हैं। तो अब इसमें कौन कौन सी चीजें मिल गई? एक सोडियम का टुकड़ा और कार्बनिक पदार्थ का की थोड़ी सी मात्रा। तो सोडियम का टुकड़ा और ये कार्बनिक पदार्थ, ये दोनों उस इग्निशन ट्यूब में आ जाते हैं। हम उसे गर्म करते हैं तो सोडियम का टुकड़ा कार्बनिक यौगिक के साथ में पूरी तरीके से अभिक्रिया करके मिल जाता है। इसके बाद हम उसको रेड हॉट गर्म करते हैं, बहुत तेज, उस इग्निशन ट्यूब के रेड होते तक गर्म करते हैं। रक्त तप्त होते तक गर्म करने के पश्चात उसे आसुत जल 20 ml आसुत जल एक परख नली में ले लेते हैं और उसमें उसे छोड़ देते हैं, डाल देते हैं उसमें। ऐसा करने पर वो इग्निशन ट्यूब उसमें फूट जाती है। बहुत रेड हॉट होने के बाद में ठंडे पानी में तुरंत डालने पर कांच कैसा होता है? चटक जाता है, फूट जाता है, और उसके अंदर की सामग्री जो थी, पदार्थ था, सोडियम और कार्बनिक पदार्थ का जो मिश्रण था, वो उस जल में मिल जाता है। हम उस जल को थोड़ा गर्म कर लेते हैं और उसे हम छान लेते हैं। इस प्रक्रिया में जो छनित प्राप्त होता है, फिल्ट्रेट प्राप्त होता है, उसे हम सोडियम निष्कर्ष कहते हैं। इस सोडियम निष्कर्ष में क्या आ गया? कार्बनिक यौगिक में मौजूद वो तत्व आ गया। अगर हम जानते हैं कार्बनिक यौगिक में कार्बन है, कार्बन अनिवार्य रूप से, अगर उसमें नाइट्रोजन है, सोडियम तो हम बना ही रहे हैं, तो सोडियम का Na आ गया, कार्बन रहता ही है, और अगर उसमें नाइट्रोजन है तो वो साइनाइड के रूप में आ जाता है, NaCN बन जाता है। चूंकि सोडियम निष्कर्ष में सोडियम तो रहेगा ही और कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो रहेगा ही। अगर सल्फर है तो सल्फर भी वहां आ जाता है और ये NaCS बन जाता है। अगर हैलोजन का परीक्षण अपन कर रहे हैं तो हैलोजन हमारे यौगिक में कार्बनिक यौगिक के साथ में आ जाता है। अब हम कुछ विशेष परीक्षण के द्वारा पहले नाइट्रोजन का और फिर सल्फर का और फिर हैलोजन के टेस्ट को उसी सोडियम निष्कर्ष की कुछ मात्रा लेकर परीक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का टेस्ट देखते हैं। नाइट्रोजन के परीक्षण के लिए हम एक परख नली में 2 ml सोडियम निष्कर्ष लेते हैं और इसमें थोड़ी सी मात्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिलाते हैं। तो हमने क्या लिया? एक परख नली में सोडियम निष्कर्ष लिया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया और फेरस सल्फेट का ताजा बना विलयन हम उसमें मिलाते हैं। फेरस सल्फेट का ताजा बना विलयन हम मिलाते हैं तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का हरा अवक्षेप प्राप्त होता है। हमें फेरस हाइड्रोक्साइड का हरा अवक्षेप प्राप्त होता है। इस हरे अवक्षेप को हम HCl में विलय करते हैं।
जैसे ही हम उसमें सांद्र HCl मिलाते हैं वो हरा अवक्षेप घुल जाता है। अब इसमें इस विलयन जो अवक्षेप घुलने के बाद जो विलयन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, इसमें कुछ मात्रा में फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं तो हमें नीला या हरा रंग प्राप्त होता है। नीला या हरा रंग का विलयन प्राप्त होता है, और अगर हरा या नीला रंग का विलयन प्राप्त हो रहा है तो इससे नाइट्रोजन की पुष्टि होती है। तो हमने कौन सी प्रक्रिया अपनाई? सबसे पहले हमने लेस्ने टेस्ट के द्वारा नया सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया, सोडियम निष्कर्ष बनाया, और उस पे फिर हम सोडियम निष्कर्ष पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, फिर उसमें फेरस सल्फेट का ताजा बना विलयन मिलाते हैं, और इस प्रकार प्राप्त हरे अवक्षेप में सांद्र HCl मिलाते हैं और कुछ मात्रा में फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं, जिससे कि नीला या हरा रंग प्राप्त होता है। अगर ये स्थिति प्राप्त हो रही है तो हम कंफर्म करते हैं कि इसमें नाइट्रोजन का तत्व मौजूद है। अब हम नाइट्रोजन के टेस्ट के पश्चात में हम आगे देखते हैं। नाइट्रोजन के परीक्षण के बाद हम अब सल्फर का परीक्षण देखते हैं कि वो किया कैसे जा सकता है। कार्बनिक यौगिक में यदि सल्फर मौजूद है तो हमें NaCS के रूप में हमें यौगिक प्राप्त होता है। कार्बन तो मौजूद रहता ही है, इसलिए हम इसके अनिवार्य हिस्से को Na2S सोडियम सल्फाइड के रूप में हमें प्राप्त होता है। हम इस तरीके से इसे ले सकते हैं, सोडियम सल्फाइड के रूप में सल्फर हमें प्राप्त होता है। तो सोडियम निष्कर्ष हमें मिला हुआ है, जो हमने बनाया हुआ है लेस्ने टेस्ट के माध्यम से। इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड अभिकर्मक मिलाते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन मिलाते हैं। ऐसा करने पर हमें बैंगनी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि Na4FeCN5NOS का सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाने पर हमें बैंगनी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। बैंगनी रंग प्राप्त होता है हमें। बैंगनी रंग सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड का होता है। ये इसका नाम सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। और अगर बैंगनी रंग प्राप्त होता है तो सल्फर की पुष्टि होती है। इसके अलावा एक तरीका और है जिसके माध्यम से सल्फर का परीक्षण कर सकते हैं। सोडियम निष्कर्ष 1 ml सोडियम निष्कर्ष लिया हमने, और इसमें लेड एसीटेट मिलाने पर लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। ये काला अवक्षेप भी सल्फर की पुष्टि करता है। तो इस तरीके से सल्फर का टेस्ट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं हैलोजन में।
हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन के अंतर्गत आते हैं ये तत्व। अगर कार्बनिक यौगिकों में इनकी मौजूदगी है तो हम सोडियम निष्कर्ष की कुछ मात्रा लेते हैं एक परख नली में और उसमें सबसे पहले सांद्र HNO3 मिलाते हैं। सांद्र HNO3 मिलाने पर यदि उसमें सल्फर और नाइट्रोजन मौजूद हैं तो वे अपघटित हो जाते हैं और हैलोजन के परीक्षण में बाधा उत्पन्न नहीं करते। इसलिए सांद्र HNO3 मिलाने पर हमको हैलोजन के परीक्षण में आसानी होती है। तो सबसे पहले ऐसा करने पर हम अगर सल्फर और नाइट्रोजन मौजूद हैं तो उन्हें अपघटित कर दिया जाता है। इसके पश्चात हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते हैं। अर्थात इस प्रकार प्राप्त विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। तो यदि हैलोजन में से क्लोरीन तत्व मौजूद है हमारे कार्बनिक पदार्थ में तो ये NaCl सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अभिक्रिया करके NaNO3 और सिल्वर क्लोराइड बनाता है। सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ये सफेद अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होता है। तुरंत ही वो घुलनशील हो जाता है। यदि सोडियम, अगर क्लोरीन, हैलोजन में से क्लोरीन तत्व की बजाय ब्रोमीन तत्व मौजूद है तो वही ब्रोमीन तत्व सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है और ये हल्का पीले रंग का होता है। हल्के पीले रंग का अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलेय होता है। यदि हैलोजन में आयोडाइड मौजूद है, हैलोजन का परीक्षण हम कर रहे हैं, इसमें से अगर आयोडीन मौजूद है तो सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर सोडियम नाइट्रेट तो बनता ही है, सिल्वर आयोडाइड के रूप में गहरा पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर अविलेय होता है। इस प्रकार हम हैलोजन के परीक्षण में हम ये देखते हैं कि इस अवक्षेप के रंग के माध्यम से तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इसकी घुलनशीलता का परीक्षण करके हम ये तय करते हैं कि उस कार्बनिक यौगिक में हैलोजन में से कौन सा हैलोजन उपस्थित है, अर्थात क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। तो इस परीक्षण के माध्यम से हम सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण के माध्यम से हम हैलोजन की पहचान करते हैं। इसके अलावा एक ब्रोमीन और आयोडीन के टेस्ट के लिए एक पृथक एक और विधि है, हम उन्हें देखते हैं। ब्रोमीन एवं आयोडीन का लेयर टेस्ट कहलाता है, ये तल परीक्षण। इस परीक्षण के लिए हम सोडियम निष्कर्ष लेते हैं। सोडियम निष्कर्ष में हम तनु HNO3 मिलाते हैं और क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म के स्थान पे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लिया जा सकता है, CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड भी लिया जा सकता है। तनु HNO3 और क्लोरोफॉर्म मिलाने के पश्चात इसमें क्लोरीन वाटर अधिकता में मिलाते हैं। क्लोरीन जल अधिकता में मिलाने के पश्चात उसे शेक किया जाता है, तेजी से हिलाया जाता है। तेजी से हिलाने पर उसमें एक परत बन जाती है। परत के रंग के आधार पे हम ये तय करते हैं कि उस कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व मौजूद था। यदि परत ब्राउन है, भूरे रंग की है, तो ब्रोमीन कन्फर्म है, और यदि बैंगनी रंग की परत प्राप्त होती है तो इसका तात्पर्य है आयोडीन कन्फर्म। तो ब्रोमीन और आयोडीन तत्व की पहचान के लिए हम लेयर टेस्ट भी करते हैं। हैलोजन के परीक्षण के पश्चात अब हम फास्फोरस का टेस्ट करते हैं। फास्फोरस का परीक्षण। फास्फोरस के परीक्षण के लिए कार्बनिक यौगिक को सोडियम परऑक्साइड या गलन मिश्रण के साथ में गर्म करते हैं। गलन मिश्रण जिसमें KNO3 होता है, इसके साथ हम गर्म करते हैं। इसके साथ गर्म करने पर हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसमें हम सांद्र HNO3 मिलाते हैं। सांद्र HNO3 मिलाने के पश्चात में अमोनियम मोलिब्डेट विलयन मिलाया जाता है। अमोनियम मोलिब्डेट विलयन मिलाने के बाद यदि पीला अवक्षेप प्राप्त हो तो फास्फोरस की पुष्टि होती है। तो फास्फोरस कंफर्म हो सकता है, कंफर्म होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम फास्फोरस के परीक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के गुणात्मक परीक्षण के अंतर्गत हम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फास्फोरस तत्वों का परीक्षण करते हैं। इन चीजों को हमने आज देखा। धन्यवाद। कार्बनिक यौगिकों के शोधन के अध्याय में एक जगह एक त्रुटि हो गई थी, जहां हमने एसिटिक अम्ल में शामिल तत्वों में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का होना ही बताया था। हम उन्हें सुधारेंगे। एसिटिक अम्ल के सूत्र में
हमने ये बता दिया था कि उसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्व होते हैं। हमने ऑक्सीजन का उल्लेख नहीं किया था। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तत्व के अतिरिक्त इसके अलावा ऑक्सीजन तत्व भी एसिटिक अम्ल में उपस्थित रहता है।